राज्यसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को जोर का झटका देने के बाद भाजपा महाराष्ट्र में आने वाले एमएलसी चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। और राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा अब की बार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन को और बड़ा झटका देने जा रही है। राज्यसभा चुनाव में 3 सीटें जीतकर अपना दमखम दिखाने वाली भाजपा देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एमएलसी चुनाव के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। कुल 10 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने वाला है और भाजपा ने 5 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि वो एक निर्दलीय को समर्थन दे रही है। ऐसे में साफ है कि एक बार फिर से जोड़ तोड़ का खेला हो सकता है और बाजी भाजपा के हाथ भी लग सकती है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमारा सुझाव था कि ये चुनाव निर्विरोध होने चाहिए, लेकिन सत्ताधारी दल में बहुत उपद्रव है और हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने दूसरे उम्मीदवार का नाम वापस नहीं लिया है और अब चुनाव होगा। उन लोगों के बीच बहुत टकराव है और हम वोट हासिल करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान से एक तरफ गठबंधन में टकराव की बात कह दी तो दूसरी तरफ भाजपा की रणनीति भी साफ कर दी है। गौरतलब है कि देवेंद्र फडणवीस की कारगर रणनीति की बदौलत ही शिवसेना के संजय पवार को राज्यसभा में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2 ही उम्मीदवारों को जिताने का समर्थन रखने वाली भाजपा ने रणनीतिक तेजी दिखाते हुए अपने तीसरे उम्मीदवार धनंजय महादिक को भी जिता लिया। इसके बाद से ही गठबंधन में टकराव की स्थिति बनी हुई है। यही नहीं, अब तो खुद शिवसेना का कहना है कि हर दल को अपने अपने उम्मीदवारों की जीत तय करनी चाहिए। वहीं शिवसेना के एक सीनियर नेता ने कहा कि यह साफ है कि निर्दलीयों के समर्थन के आधार पर कोई भी समीकरण फेल हो सकता है। हर पार्टी को अपनी ओर से तय उम्मीदवारों की जीत का जिम्मा लेना चाहिए। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और भाजपा के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि दोनों तरफ से एक कैंडिडेट नाम वापस ले सकता है। इससे 10 सीटों के लिए 11 कैंडिडेट ही बचेंगे। एक उम्मीदवार को जीत के लिए 26 से 27 मतों की जरूरत है। हालांकि ये अभी सिर्फ अटकलबाजी है। शिवसेना के एक और लीडर ने राज्यसभा चुनाव में झटके की बात करते हुए कहा कि एनसीपी के करीबी विधायकों ने हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, लेकिन इसके बाद भी हम एनसीपी पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि हो सकता है कि उन विधायकों को भाजपा की ओर से कोई वादा किया गया हो। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 जून को 10 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव होने वाला है। यह चुनाव सीक्रेट बैलेट्स के जरिए होता है और विधायकों का इलेक्टोरल कॉलेज इसके लिए मतदान करता है। ऐसे में इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना बढ़ जाती है। बीएमसी चुनाव से पहले यह सत्ताधारी गठबंधन को एक बार फिर से झटका लगता है तो यह उसके लिए बड़ी चिंता की बात होगी। यही नहीं, इससे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच टकराव और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस इधर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राहुल गांधी से हो रही पूछताछ को लेकर देश भर में प्रदर्शन कर रही थी। उधर असम से खबर आई कि राज्य में कांग्रेस साफ हो चुकी है। असम में हुए कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है। इस चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला और बीजेपी की भारी जीत देखने को मिली है। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के चुनाव परिणाम में भाजपा ने सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की है। 8 जून को असम के कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के 26 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा ने क्लीन स्वीप करते हुए कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं लगने दी है। चुनाव में करीब 78% मतदान हुआ था। पिछले साल सितंबर में कार्बी आंगलोंग में 5 विद्रोही समूहों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं। समझौते के तहत 1000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। साथ ही क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए के विशेष विकास पैकेज की घोषणा की गई थी। बता दें कि कार्बी आंगलोंग एक स्वायत्त जिला परिषद है, जिसका गठन संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत हुआ था। परिषद के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में 2 जिले कार्बी आंगलोंग और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग आते हैं। वहीं चुनाव के परिणाम में बीजेपी की भारी जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असम में भाजपा की सराहना की और इस चुनाव के रिजल्ट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि असम के लोग पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के लोगों को शुक्रिया अदा किया है। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, कार्बी आंगलोंग के चुनाव परिणाम ऐतिहासिक हैं। मैं लोगों को लगातार बीजेपी पर विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूं और लोगों को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि हम असम के विकास में लगातार काम करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने असम में भाजपा कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के किए गए प्रयास सराहनीय हैं। इस जीत के लिए उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करते हुए इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विश्वास के विजन की बड़ी जीत बताया। अपने किए गए ट्वीट में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया, लगातार दूसरी बार केएसी चुनाव में असम बीजेपी के ऐतिहासिक जनादेश मिला है, जिसके लिए कार्बी आंगलोंग के लोगों को नमन करता हूं।
इसके अलावा असम के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी कार्बी आंगलोंग के चुनाव के परिणाम आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी असम प्रदेश के अध्यक्ष भावेश कालिता को उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं और लोगों की कड़ी मेहनत और उनके अपार प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नासिक के एक छात्र निखिल भामरे को एक पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर उद्धव ठाकरे की सरकार ने उसे जेल में ठूंस दिया। आरोप यह है कि उसने शरद पवार का अपमान किया। लेकिन दिलचस्प यह है कि जिस पोस्ट के लिए निखिल भामरे के खिलाफ ताबड़तोड़ 6 एफआईआर किए गए, उस पोस्ट में कहीं शरद पवार का नाम तक नहीं है। इसी बात को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार को जमकर फटकार लगाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निखिल भामरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि क्या वह हर उस ट्वीट पर संज्ञान लेंगे जो उन्हें आपत्तिजनक लगता है। छात्र की गिरफ्तारी करने के मामले में कोर्ट ने कहा कि एनसीपी प्रमुख खुद नहीं चाहेंगे कि एक छात्र जेल में रहे। जस्टिस एसएस शिंदे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने छात्र निखिल भामरे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गृह विभाग से निर्देश देकर बताने को कहा है कि उन्हें फार्मेसी छात्र की रिहाई से कोई आपत्ति तो नहीं होगी। इस याचिका में निखिल ने खुद के ऊपर दर्ज केस को चुनौती दी थी। कोर्ट ने छात्र की याचिका पर गौर करते हुए पाया कि सोशल मीडिया के जिस पोस्ट पर उसकी गिरफ्तारी की गई है, उसमें हकीकत में किसी व्यक्ति विशेष का नाम ही नहीं है। इस गिरफ्तारी के कारण निखिल की परीक्षा भी छूट गई। जस्टिस शिंदे ने यह सब देख महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। शिंदे ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट में किसी का नाम नहीं है और आप किसी को 1 महीने के लिए जेल में रखते हैं। यह सब कुछ करने का अधिकार कैसे है? जस्टिस ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि हर दिन सैकड़ों हजारों पोस्ट किए जाते हैं, क्या आप हर ट्वीट पर संज्ञान लेंगे? कोर्ट ने कहा कि वह इस तरह की एफआईआर नहीं चाहते हैं। कुछ अन्य छात्रों को भी इस तरह हिरासत में रखा गया है। अदालत ने कहा कि इस प्रकार एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना शरद पवार की प्रतिष्ठा के लिए किसी सोशल मीडिया पोस्ट से अधिक हानिकारक है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को समझाया कि यदि आप इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे तो आप उस व्यक्ति के नाम को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल चुका है। ये सब उस शख्सियत को भी पसंद नहीं आएगा। कोर्ट नहीं चाहता कि उस बड़े व्यक्तित्व के सम्मान में कमी आए। कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 16 जून रखी है। कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा है कि वो गृह विभाग से छात्र की रिहाई पर अनापत्ति का बयान लाएं। कोर्ट ने यह भी समझाया कि अगर गृह विभाग इस छात्र की रिहाई के लिए तैयार हो जाता है तो राज्य की छवि बचेगी। 22 साल के निखिल भामरे नामक छात्र की गिरफ्तारी 11 मई की शाम को हुई थी। उन पे 6 एफआईआर हुई। आरोप लगा था कि उन्होंने शरद पवार पर आपत्तिजनक बात कही। हालांकि जब कोर्ट ने ट्वीट देखा तो उसमें किसी शख्स की बात नहीं थी। ट्वीट में लिखा था कि बारामती में नाथू गोडसे को बनाने का समय आ गया है। अब चूंकि बारामती शरद पवार का गृह नगर है, इसलिए इस ट्वीट को उनसे जोड़ दिया गया और नासिक की डिंडोरी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी गांधी परिवार की ही मुश्किलें नहीं बढ़ा रहा, बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं के लिए यह आफत बन चुका है। दरअसल नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पार्टी नेता राहुल गांधी को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने देश भर में कई जगह विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का दर्द बढ़ा दिया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और हाल ही में राज्यसभा चुनाव जीतने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के साथ दिल्ली पुलिस ने धक्का मुक्की की, जिसमें उनकी बाईं पसलियों में हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया है। साथ ही केसी वेणुगोपाल पर जानलेवा हमला बोला गया तो सांसद शक्ति सिंह गोहिल पर भी हमला हुआ। वहीं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी को सड़क पर फेंका गया, जिससे उनके सिर पर चोट लगी और पसली में फ्रैक्चर आ गया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक वीडियो जारी कर कहा, पूरे दिन कांग्रेस के नेताओं पर जानलेवा हमले किए गए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा गया। मोदी सरकार बर्बरता की हद पार कर चुकी है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई, चश्मा जमीन पर फेंक दिया गया, उनकी बाईं पसलियों में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। क्या यही प्रजातंत्र है? क्या विरोध जताना अपराध है? वहीं चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि वह भाग्यशाली हैं कि केवल एक संदिग्ध हेयरलाइन क्रैक से बच गए। उन्होंने जानकारी दी
कि उनसे डॉक्टरों ने कहा है कि अगर यह हेयर लाइन क्रैक है तो लगभग 10 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जब 3 बड़े और भारी भरकम पुलिसकर्मी आपसे टकराते हैं तो आप भाग्यशाली होते हैं कि एक संदिग्ध हेयर लाइन क्रैक से बच जाते हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर हेयर लाइन क्रैक है तो यह लगभग 10 दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं ठीक हूं और कल अपने काम पर जाऊंगा। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने के लिए शहर में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक दूसरा वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि क्या देश में शांतिपूर्वक विरोध करना अपराध है? कांग्रेस के नेताओं पर जानलेवा हमला बोला गया। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पर जानलेवा हमला बोला गया। सांसद शक्ति सिंह गोहिल पर हमला हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा गया। हजारों जेलों में बंद हैं। कांग्रेसी केवल पैदल जाकर सत्याग्रह आंदोलन में अपना विरोध दर्ज करना चाहते थे। मोदी जी, आपकी पुलिस की लाठियां कम पड़ जाएंगी, हमारी छातियां नहीं। देश के प्रजातंत्र में आपके अत्याचार की कहानी लिखी जाएगी। बता दें कि इस कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सोमवार की शाम प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले के सिलसिले में एक बार फिर से पूछताछ की गई है। तो वहीं कांग्रेस नेता ने अपनी मां सोनिया गांधी से मुलाकात की है, जो इस समय सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। गौरतलब है कि ईडी द्वारा अपने नेता राहुल गांधी की पूछताछ का विरोध करने के बाद कांग्रेस पार्टी की कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, दीपेंद्र हुड्डा और पवन खेड़ा सहित कई अन्य नेता शामिल हैं। हिरासत में लेने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को शहर के अलग अलग थानों में रखा गया। कुछ को मंदिर मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया, जबकि कुछ को फतेहपुर बेरी, तुगलक रोड पुलिस स्टेशन आदि में रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी उथल-पुथल मचा दिया। समाजवादी पार्टी का तो बीजेपी ने प्रदेश से सफाया कर ही डाला। इतना ही नहीं, बीएसपी के एक और निर्दलीय विधायक को भी पार्टी में शामिल करा लिया। राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले उस दल बदल से एक तरफ जहां बीजेपी के विधायकों की संख्या बढ़ गई, वहीं बीजेपी का वोट वैल्यू भी बढ़ गया। ये तीनों वही विधायक हैं जो कमलनाथ की सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। छतरपुर जिले के बिजावर विधानसभा सीट से सपा विधायक राजेश कुमार शुक्ला, भिंड से बीएसपी विधायक संजीव कुमार कुशवाहा और सुसनेत सीट सिंह निर्दलीय विधायक विक्रम सिंह राणा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके साथ ही एमपी में बीजेपी विधायकों की संख्या 3 और बढ़ गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि इन लोगों ने विकास यात्रा में शामिल होने के लिए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। ये लोग समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों के आने से पार्टी और मजबूत होगी। हमारी सरकार प्रदेश में लगातार विकास कार्य कर रही है। हम तीनों विधायकों को बीजेपी में स्वागत करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीनों को सदस्यता दिलाई। एमपी विधानसभा में विधायकों की संख्या अभी 230 है। इसमें बीजेपी विधायकों की संख्या 127 थी, अब विधायकों की कुल संख्या 130 हो गई है। इन विधायकों के आने से राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों की वैल्यू भी बढ़ गई है। एमपी बीजेपी विधायकों का वोट वैल्यू 262 हो गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राज्यसभा चुनाव में संजय राउत हारते हारते बचे और शिवसेना का दूसरा उम्मीदवार संजय पवार तो खैर चुनाव ही हार गए। इन नतीजों के बाद एनडीए गठबंधन में बड़ी फूट पड़ गई है। उद्धव ठाकरे खामोश हैं और उनकी खामोशी को उनकी नाराजगी बताई जा रही है। यही वजह है कि विधान परिषद के चुनाव में तीनों ही पार्टियां अलग अलग अपने उम्मीदवारों के लिए रणनीति बना रही हैं। शिवसेना को संदेह है कि शरद पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर उसके उम्मीदवार को हराया। यही वजह है कि संजय राउत जिन 3 निर्दलीय विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं, वे तीनों एनसीपी के करीब हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद अविश्वास की जो धुंध महाविकास अघाड़ी के आपसी रिश्तों पर छाई है, उसका असर 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव और आगामी राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ सकता है। खासकर तब जब विपक्ष बीजेपी के खिलाफ अपना अलग उम्मीदवार उतारेगा। शिवसेना के अंदर खाने चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव के एपिसोड में एनसीपी ने मतदान की पूर्व संध्या पर नई स्ट्रैटेजी अपनाकर शिवसेना के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। पूर्व नियोजित योजना के मुताबिक शिवसेना के 2 उम्मीदवार, एनसीपी का 1 और कांग्रेस का 1, इस तरह कुल 4 उम्मीदवारों को 42-42 वोटों का कोटा निर्धारित किया गया था।
महाविकास अघाड़ी अपने विधायक और कुछ निर्दलीय विधायकों को मिलाकर यह कोटा इस तरह निर्धारित किया गया था कि चारों उम्मीदवार जीत जाते, लेकिन ऐन वक्त पर एनसीपी ने अपने उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी के लिए 44-44 वोटों का कोटा निर्धारित कर दिया, जबकि शिवसेना के उम्मीदवार संजय राउत और संजय पवार 42 वोटों के कोटे पर ही चुनाव लड़े। परिणाम स्वरूप कांग्रेस के सभी 44 विधायकों के वोट इमरान प्रतापगढ़ी को मिले और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को 43 वोट मिले। शिवसेना के उम्मीदवार संजय पवार बीजेपी के धनंजय महाडिक के मुकाबले चुनाव हार गए और शिवसेना का एक वोट चुनाव आयोग द्वारा रद्द किए जाने की वजह से संजय राउत चुनाव हारते हारते बचे। इस घटना के बाद से उद्धव ठाकरे पूरी तरह खामोश हैं। ठाकरे की खामोशी को उनकी नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए शिवसेना अब किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। विधान परिषद का चुनाव जीतने के लिए हर उम्मीदवार को 27 वोट चाहिए होंगे। शिवसेना के पास अपने 55 विधायक हैं, ऐसे में उसके दोनों उम्मीदवारों की चुनाव जीतने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की हवा खा रहे अरविंद केजरीवाल के महा ईमानदार मंत्री सत्येंद्र जैन की याददाश्त ही गुम हो गई है। उन्हें कुछ याद ही नहीं कि उन्होंने क्या गड़बड़ घोटाला किया है। इस बात का खुलासा ईडी ने अदालत में किया। असल में अदालत में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई पर बहस हुई। अब अदालत इस पर अपना फैसला 18 जून को सुनाएगी। तब तक सत्येंद्र जैन को जेल में ही रहना होगा। अदालत में ईडी ने कहा कि उसे सत्येंद्र जैन ने बताया कि कोरोना होने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है, उन्हें कुछ भी याद नहीं। ईडी ने बताया कि सत्येंद्र जैन से कुछ कागजात के बारे में सवाल किए गए थे, जैसे हवाला से पैसा पाने वाले ट्रस्ट से सत्येंद्र जैन का क्या कनेक्शन है, वे उसके मेंबर क्यों हैं, लेकिन सवालों का जवाब देने के बजाय यही कहते रहे कि उनकी याददाश्त चली गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने जैन को 30 मई की रात को गिरफ्तार किया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 6 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन के घर सहित उनके 7 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने 3.25 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी और 2.25 किलोग्राम सोना बरामद किया था। इसके बाद ईडी ने 9 जून को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने पत्नी और बेटियों के नाम पर 16 करोड़ की धोखाधड़ी की है। साल 2017 में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसी शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने जैन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसियों ने यह आरोप लगाया था कि जैन 4 कंपनियों से मिली फंडिंग के स्रोत के बारे में नहीं बता सके थे, जबकि वो उसमें शेयर होल्डर थे। इन कंपनियों ने कथित तौर पर 2010 से 2014 तक 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कोयला तस्करी मामले में फंसी ममता बनर्जी की बहू रुजिरा बनर्जी पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम कोलकाता में रुजिरा बनर्जी के घर पर पूछताछ करने पहुंची। रुजिरा बनर्जी ने सीबीआई के सामने जो बयान दिया उसमें कई विसंगतियां पाई गई, जिस वजह से उसे फिर पूछताछ के लिए जाना पड़ा। सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम ने कोयला तस्करी मामले में रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की। रुजिरा के पति अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा में हैं। उनकी त्रिपुरा में जनसभा है और ममता बनर्जी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। वहां राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर विरोधी दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों ने बताया कि कोयला तस्करी में अब तक 1300 करोड़ रुपए के आर्थिक लेन देन का पता चला है। तस्करी में होने वाली कमाई का एक मोटा हिस्सा बहुत से प्रभावशाली लोगों तक पहुंचता था। हवाला के जरिए उनके विदेशी बैंक खातों में ये रुपए जमा होते थे, जिसके तार अभिषेक रुजिरा से जुड़े हैं। कोयला तस्करी के मामले में सीबीआई पहले भी रुजिरा बनर्जी से कोलकाता में उनके घर पर पूछताछ कर चुकी है। उसके बाद ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। रुजिरा की बहन मेनका गंभीर, उनके पति और ससुर से भी सीबीआई ने जिरह की। अभिषेक रुजिरा ने उनसे दिल्ली के बजाय कोलकाता में पूछताछ किए जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उच्चतम अदालत ने जांच एजेंसी को दोनों से कोलकाता में पूछताछ करने का निर्देश दिया था। साथ ही अभिषेक रुजिरा को जांच में पूरा सहयोग करने को कहा था। सीबीआई ने 27 नवंबर 2020 को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कई अफसरों, कोयला तस्करी का मुख्य आरोपित अनूप माझी उर्फ लाला, CISF
और रेलवे के अज्ञात अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले का मुख्य आरोपी लाला और अभिषेक बनर्जी का करीबी विनय मिश्रा है। विनय मिश्रा फरार चल रहा है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। यह भी आरोप है कि इस घोटाले में रुजरा की कुछ कंपनियों में भी लेन देन हुआ है। इन कंपनियों से अभिषेक बनर्जी भी जुड़े हुए हैं। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने पहले भी इन आरोपों को खारिज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड तक तमाम मुद्दों पर उसके लिए आफतों का पहाड़ लगातार खड़ा हो रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे कर्नल अजय सिंह कोठियाल के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अजय कोठियाल को किनारे लगाकर आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दीपक बाली के नेतृत्व में नए सिरे से प्रदेश पदाधिकारियों की टीम बनाई थी, लेकिन नई टीम के मुखिया दीपक बाली ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में बाली ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। दीपक बाली को बीजेपी में शामिल कराते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बाली आप में थे, लेकिन हमेशा से राष्ट्रवादी रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप पार्टी के दो चेहरे हैं, जो वह दिखावा करती है, असल में वो है नहीं। वहीं करीब 1.5 माह पहले उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की कमान संभालने वाले दीपक बाली ने भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, मैं आम आदमी पार्टी के साथ चलने में खुद को असहज महसूस कर रहा हूं और इसी कारण आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार करने का कष्ट करें। काशीपुर के बड़े कारोबारी बाली करीब 2 साल पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। गौरतलब है कि बीते विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था। इसके अलावा वो काशीपुर सीट से पार्टी के उम्मीदवार भी रहे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लगभग 1.5 महीने पहले 29 अप्रैल को उन्हें उत्तराखंड यूनिट का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन भाजपा की रणनीतियों ने आम आदमी पार्टी को राज्य में फिर से बेपटरी कर दिया है और उत्तराखंड की राह अब आम आदमी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ करने के बाद भाजपा ने अब प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी पीसीएफ में भी मुलायम परिवार के वर्चस्व को खत्म कर दिया। चुनाव के बाद भाजपा पीसीएफ पर काबिज होने में सफल हो गई है। इसी के साथ भाजपा ने दशकों से चले आ रहे शिवपाल यादव के एक छत्र राज को समाप्त कर दिया। भाजपा ने पहले ही शिवपाल यादव को घेरने की मजबूत रणनीति बना ली थी और उसके तहत पीसीएफ प्रबंधन तंत्र में उसने अपने 11 सदस्य निर्विरोध जितवा लिए। वहीं 3 सदस्यों को सरकार के द्वारा नामित कराना था। ये सीटें महिला सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में शिवपाल यादव सरकार की मदद से अपने परिवार की महिला सदस्य को मनोनीत करा सकते थे, लेकिन बीजेपी संगठन ने इस तरह से घेराबंदी की कि मुलायम परिवार कुछ न कर सका। गौरतलब है कि पीसीएफ की 14 सदस्यीय कमेटी में से ही अध्यक्ष यानी सभापति चुना जाता है, लेकिन शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को बीजेपी ने सदस्य बनने तक का मौका नहीं दिया। बलिया के वाल्मीकि त्रिपाठी सभापति और गोरखपुर के रमाशंकर जायसवाल को निर्विरोध उपसभापति चुन लिया गया। इससे पहले फेडरेशन की 14 सदस्यीय कमेटी में से भाजपा के 11 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अभी तक दिग्गज समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव पिछले 10 साल से पीसीएफ के सभापति थे। बता दें कि पीसीएफ ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसका चुनाव बीजेपी सरकार के पहले कार्यकाल में नहीं हो सका था। सभापति और उपसभापति के चुनाव में किसी और दल के दखल की कोई उम्मीद पहले से नहीं थी। उत्तर प्रदेश सहकारिता चुनाव के इतिहास में यह पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी किसी भी शीर्ष संस्था पर काबिज नहीं हो सकी है। यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक, यूपी राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, यूपी राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड के अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं पर बीजेपी का झंडा पहले ही फहरा चुका है। पीसीएफ पर भी यादव परिवार का ही कब्जा रहा है। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने परिवार के सदस्यों को सहकारी संघ और संस्थाओं में पदों पर बिठाया था। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ही पिछले 10 साल से सभापति की गद्दी पर बैठे हुए थे। हालांकि इस बार उन्होंने प्रबंध समिति सदस्य के लिए ही नामांकन नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।